आपने किस तरीके से पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा रिहाई के बाद, और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि ये सच्चाई की जीत हुई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर दीपक प्रियदर्शी हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हम उनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे। दीपक जी, पप्पू यादव की रिहाई आज हुई है और इस मौके पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और न्यायालय का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। देखिए अमित, जाहिर सी बात है कि 32 साल पुराने केस में वो बरी हुए हैं, तो ये तमाम चीज़ें वो कहेंगे। पहले तो मामला ये है कि 1989 में दो लोगों की किडनैपिंग का एक मामला आया था और उसमें वो एक्यूज्ड बनाए गए थे, और उसके बाद ये 2 दिन के बाद जिनकी जिनके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगा था वो वापस भी लौट गए और मामला मेटरलाइज हो गया था। लेकिन 5 महीने पहले उस मामले पे इनकी गिरफ्तारी हुई, ये कहते हुए कि उस पर कोर्ट का वारंट था, ये कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। ये पीरियड तक था जब कोरोना पिक पे था और तमाम कोरोना के में सरकार के कामकाज को लेकर पप्पू यादव लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे। आपको याद होगा कि एम्बुलेंस वाले मामले को लेकर भी पप्पू यादव ने काल में बहुत सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था और उसी दौरान उनकी अरेस्टिंग हुई थी, और ये कहते हुए कि कोर्ट में ये उपस्थित नहीं हुए और उसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया था। उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हुई और उन्हें मधेपुरा भेजा गया। तो अब स्पेशल कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, तो अब जाहिर सी बात है कि वो बाहर निकले हैं और तमाम अपनी ये बातें कर रहे हैं। तो अब जाहिर ये है कि 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव को बरी किया गया है। अब चर्चा इस बात को लेके भी है, ये अभी कयास है कि वो अभी जो बाईपोल होने वाला है उस बाईपोल में वो जो उनकी पार्टी है जाप, वो उसकी तरफ से वो कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ये एक जिसे कहे कि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि जेल से वो बाहर निकले हैं और फिर से वो अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी और बयानबाजी उन्होंने शुरू की है। तो चलिए, जिस तरीके से पप्पू यादव जेल से निकलने के बाद सीधे तौर पर उन्होंने आभार जताया न्यायालय का और कहा कि सरकार उन्हें गलत तरीके से इसमें फंसा रही थी, लेकिन कहीं से भी ये दोषी नहीं थी, और शायद यही वजह है कि उन्हें रिहा किया गया है। और इस वक्त खुशी का माहौल और राहत भरी खबर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के लिए। हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के जनता दरबार की। तो आज सोमवार का दिन था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार आज लगा था, और राज्य भर से फरियादी इस जनता दरबार में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री के सामने। लेकिन आज एक अहम मामला सामने देखने को मिला। हालांकि इन लोगों को जनता दरबार में एंट्री नहीं मिली तकनीकी वजहों से, लेकिन इनकी समस्या थोड़ी अलग थी। मामला मुजफ्फरपुर से जुड़ा है और मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा का एक परिवार जिसकी बच्ची 7 महीने से गायब है और अब तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। और कहा जा रहा है कि जो उनके परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि तमाम थाना और बड़े अधिकारियों तक उन्होंने इसको लेकर कंप्लेन दायर की और राष्ट्रपति तक लेटर लिखा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में भी ये मामला उठा और आज उन्हें तकनीकी वजहों से जनता दरबार के अंदर एंट्री नहीं मिली। और इस पर हम बात करेंगे, हमारे संवाददाता मरगूब आलम हैं, हम उनसे जानेंगे आज इन्होंने इस पर नजर बना रखा है। मरगूब, जो मुजफ्फरपुर के जो परिवार थे वहां अनशन पर बैठ गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर, हालांकि तकनीकी वजहों से उन्हें एंट्री नहीं मिली। क्या उनकी समस्या थी, किस तरीके से वो काफी भावुक थे आज? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 8 महीने से वो बच्ची गायब है। अब इनका कहना था कि जिस पर आरोप है अमन कुमार, वो गिरफ्तार है, वो जेल के अंदर है। इस परिवार का ये कहना था कि जब अमन कुमार ने कुछ बताया नहीं पुलिस को, पुलिस उससे कुछ पूछना नहीं चाह रही है, गिरफ्तार करके पुलिस ने एक फॉर्मेलिटी निभाई है और उसे जेल भेज दिया गया, तो आखिर हमारी बच्ची गई कहाँ? अगर अमन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, कोई साक्ष्य नहीं मिले, तो अमन कुमार की गिरफ्तारी क्यों? इन्होंने इस पर भी सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि वो थाना प्रभारी से लेके आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम सब जगह जाके थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम लोगों के लिए यही है कि अब या तो अगर हम लोग को यहाँ से हटाया जाएगा तो हम लोग आत्महत्या या आत्मदाह कर लेंगे। सवाल देखिए, इनका ये कहना था कि जिस तरीके से पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की और जिस तरीके से पुलिस का पूरा कार्रवाई करने का तरीका रहा वो बिल्कुल गलत था। हमारी बच्ची को अमन कुमार ने रखा है, हमारी बच्ची के बारे में अमन कुमार पुलिस को नहीं बता रहा है। पुलिस ने उसको कानून के शिकंजे में लपेटा जरूर, वो जेल में है और आराम कर रहा है, उसके साथ कोई सख्ती नहीं बरती गई। पुलिस ने खोजने की कोशिश नहीं की। अब समझिए इस पूरे मामले में, लेकिन चूँकि वहाँ प्रोटोकॉल था, ऑनलाइन आवेदन उनका दिया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जा सके। अधिकारियों ने उनकी बात को सुनी, कहा कि जिस दिन आपका नंबर आएगा आप उस दिन जाएंगे। लेकिन इस परिवार का यह कहना था कि अगर एक बच्ची के लिए, अगर एक पूरा परिवार अपने 3 बच्चे और माता पिता के साथ वो वहाँ बैठा हुआ है,
और ये कोलैप्स सिस्टम का नज़ारा देखिए कि आज तक किसी अधिकारी ने उसकी सूद नहीं ली। सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये लोग पहुंचे थे। हालांकि अधिकारियों के मान मनोबल के बाद वो लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर चले गए। जिस दिन उन्हें बुलावा आएगा उस दिन वो लौटेंगे। लेकिन ये अपने आप में सोचने वाला बात है कि नीचे सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। सरकार भरे लाख जतन करे, मुख्यमंत्री लाख जतन करे, लेकिन जब तक, मैं बार बार कहता हूँ, थाने के सिस्टम को पूरी बिल्कुल इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो मरगूब आलम हमारे संवाददाता जो इस खबर पर नजर बनाए थे, बता रहे थे किस तरीके से जो परिवार है वो काफी भावुक भी हो गया उस समय, और उसकी यही समस्या है कि आखिर उनकी बच्ची गई तो गई कहाँ। और खाना पूर्ति का आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन की ओर से खाना पूर्ति की गई है, अमन कुमार को जेल भेजा गया है, लेकिन अब तक पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर बच्ची कहाँ है। इसको लेकर उन्होंने गुहार लगाई है और अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कब उनका नंबर आता है। और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आप आज जाएं और फिर वापस जिस दिन आपका नंबर होगा आपको मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। तो ये जनता दरबार की बात हुई। और अब बात महागठबंधन में पड़ने वाले दरार की हम करेंगे। तो महागठबंधन में दरार पड़ता दिख रहा है और जो महागठबंधन के जो दल हैं आपस में खींचतान लगातार जारी है और दूरियां बढ़ती दिख रही है। और अगर हम बात करें राजद और कांग्रेस की, तो एक और जैसे ही राजद ने अपने दोनों प्रत्याशियों का ऐलान किया, वहीं कांग्रेस भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। और राजद की ओर से एक बार फिर से ये स्टैंड क्लियर किया गया है। और आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की जो खबरें आ रही है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो पार्टियां हैं कांग्रेस और राजद, उनकी ओर से लगातार एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस घटनाक्रम के बाद जो बातें निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस की ओर से और राजद की ओर से, लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि दोनों सीटों पर हमारे प्रत्याशी होंगे और हम अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। राजद ने प्रत्याशी के नामों की घोषणा भी कर दी है, कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया है, लेकिन उस अल्टीमेटम का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। और आइए इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। जी अशोक, जो सामने बातें निकल कर आ रही है, महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं, अल्टीमेटम की बात कर रही है और आरजेडी ने पूरा अपना स्टैंड क्लियर किया है कि इसमें अल्टीमेटम जैसी कोई जानकारी मुझे नहीं है और हमने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो क्या माना जाए इसे? देखिए, महागठबंधन में आप कह सकते हैं कि आरजेडी जले पर नमक छिड़क रही है कांग्रेस पर। एक तो जगदानंद सिंह ने एक तरफा फैसला लिया, उसके बाद कांग्रेस ने एक समय सीमा निर्धारित की और कांग्रेस के नेताओं ने यह संकेत दिया और यह संदेश भी दिया आरजेडी को कि मिल बैठ करके इसका निराकरण निकाला जाए, और उन्होंने आज तक का वक्त भी दिया। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का फिर जो एक बयान आया है, यह बयान निश्चित रूप से महागठबंधन को तोड़ने वाला है, महागठबंधन और खास करके कांग्रेस नेताओं को भड़काने वाला है। जगदानंद सिंह ने कहा कि आरजेडी किसी भी कीमत पर बैक नहीं होगी, और उन्होंने कहा कि कौन क्या बोल रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। जगदानंद सिंह ने कहा कि हमने बता दिया था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी को। तो जगदानंद सिंह अपनी बात पर अड़े हुए हैं, आरजेडी किसी भी कीमत पर अपना कैंडिडेट वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रतीक्षा कर रही है, कांग्रेस वेट एंड वॉच कर रही है। कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस को दोषी नहीं करार दिया जाए। दूसरी बात है कि कांग्रेस के सामने भी एक संकट हो गया कि एकाएक तारापुर से वह किसे उम्मीदवार बनाए, यह कांग्रेस के लिए संकट जरूर है। हाँ, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि जिस तरह से चर्चा थी कि जदयू ही सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद को उम्मीदवार बनाना चाहती है थी, तो अब कांग्रेस के पास तो ये विकल्प है कि सदानंद सिंह के बेटे को भी वो वहाँ पे खड़ा कर सकती है। दूसरी जो अब बात आ रही है कि पप्पू यादव भी चुनाव वहाँ से लड़ना चाहते हैं, आज उनको जमानत भी मिल गया, और जमानत ही नहीं, उस मामले में वो रिहा भी हो गए, तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये कह सकते हैं कि महागठबंधन को तोड़ने में कांग्रेस की जो आरजेडी की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस के नेता बार बार बोल रहे हैं कि आला कमान का फैसला आने की देर है, हम दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार देंगे, लेकिन आरजेडी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आखिर कांग्रेस इंतजार किसका कर रही है? अगर कांग्रेस को बिहार में अपनी हैसियत बनानी है, अब कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस किसी दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं देती है, जैसा कि आरजेडी के नेता रामबली कह रहे हैं कि कांग्रेस का जीत का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं देती है तो आने
आने वाले दिनों में कांग्रेस का राजनीतिक संकट और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, संकट बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक खींचतान महागठबंधन के बीच बढ़ रहा है। तो अशोक मिश्र हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त बता रहे थे कि लगातार जो राजनीतिक खींचतान है, महागठबंधन के दोनों दल जो हैं आपस में आमने सामने हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और चलिए हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक इंस्पेक्टर के द्वारा लगाए गए आरोपों की। विशेष शाखा के जो एसपी हैं दीपक बर्णवाल, उन पर ये आरोप लगाया गया कि वो विभागीय कार्रवाई के दौरान अभद्र व्यवहार करते रहे और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते रहे। बहुत गंभीर आरोप लगाया और इतना ही नहीं, उस इंस्पेक्टर वो इतनी आहत हो गई इस व्यवहार से, इन्होंने वीआरएस का आवेदन दे दिया और इसको लेकर राज्य पुलिस मेंस एसोसिएशन भी काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया और लगातार इस पर कार्रवाई की बात कर रहा है। आज डीजी से मिलने की भी बात हुई। हमारे साथ मरगूब आलम है, हमारे संवाददाता, जो इस खबर पर नजर बनाए थे। मरगूब, काफ़ी गंभीर एक तरीके से कहा जाए मामला आया। एक इंस्पेक्टर, जो महिला इंस्पेक्टर, उसने आरोप लगाया असंसदीय भाषा का प्रयोग विभागीय कार्रवाई के दौरान करने का। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी इसे गंभीरता से लिया था, आज डीजी से मिलने का समय मांगा था। क्या हुआ इस कार्रवाई में? देखिए अमित जी, इसमें दो मामला है। एक मामला 4 दिन पहले आया था। अजय कुमार सिंह जो स्पेशल ब्रांच में इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख करके बिहार पुलिस एसोसिएशन को कहा था कि ये गाली गलौज करते हैं और संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं और काफ़ी इनका रूडली रवैया है। इस मामले में यह भी शांत भी नहीं हुआ था कि एक महिला इंस्पेक्टर है अंशु, उसने ये पूरा एक आवेदन बिहार पुलिस स्टेशन को भेजा तो हड़कंप मच गया। उसने कहा कि मैं इतनी आहत हूँ कि मैं अब बिहार सरकार की नौकरी नहीं करूँगी। राज्य पुलिस मुख्यालय को, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को एक चिट्ठी उन्होंने लिख दिया वीआरएस के तौर पर, हमें वीआरएस दे दिया जाए, मैं इस सरकार में काम नहीं करूंगी। उनका कहना था कि जब महिला से किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है, वो अधिकारी कैसे हो सकता है। एक बड़ा आरोप था। उसके बाद आज राज्य के मुख्यमंत्री को बिहार पुलिस एसोसिएशन ने पत्र लिख दिया। आज एक प्रतिनिधिमंडल उनका आज राज्य पुलिस मुख्यालय में मिला है और मिलने के बाद पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। देखिए, महिला अंशु इंस्पेक्टर का जब मामला आया तो ये मामला अपने आप में मीडिया की सुर्खी बढ़ गया, क्योंकि वो इतनी आहत हुई, उसने वीआरएस का आवेदन दे दिया। अब इस पूरे मामले में राज्य पुलिस मुख्यालय क्या करता है ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के पूरे मामले की जांच कराने और जांच के बाद उचित कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा, तो इंतजार कीजिए। बिल्कुल, अब क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। तो बता रहे थे मरगूब कि किस तरीके से इसमें कार्रवाई को लेकर राज्य पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो लोग हैं वो भी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। और अब हम झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में आपको बता दें 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला को लेकर जो आर.के. आनंद ने आज विजिलेंस कोर्ट में सरेंडर किया है। इससे पहले उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। 28 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा का ये मामला है। और इस वक्त रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए। संदीप, विजिलेंस कोर्ट में सरेंडर किया है आर.के. आनंद ने, और क्या कुछ और जानकारी पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, पूरा मामला राष्ट्रीय जो नेशनल गेम हुआ था उससे जुड़ा हुआ है और उस समय जो इस गेम में काफ़ी अनियमितता बरती गई थी, जिस मामले में आरोपी आर.के. आनंद को बनाया गया था। हालांकि निचली अदालत में इन्होंने जमानत के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी, जहां से खारिज होने के बाद इन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी और हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को मंजूर किया था। हालांकि यह मामला सिविल कोर्ट से जुड़ा हुआ था। यही वजह था कि आज आर.के. आनंद जो एनजीओसी जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जो चेयरमैन थे उस वक्त, उन्होंने आज विजिलेंस कोर्ट में सरेंडर किया है और 2-2 लाख के निजी मुचलके पर उनकी जमानत जो थी वह ग्रांट की गई है। हालांकि यह पूरा जो मामला है नेशनल गेम 2011 में रांची में जो खेल गांव है वहां पर संपन्न हुआ था और उस समय आर.के. आनंद जो नेशनल गेम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी उसके चेयरमैन थे और इसमें कई चीज़ों की चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संदीप रांची से संवाददाता हमारे बता रहे थे कि आज विजिलेंस कोर्ट में उन्होंने आज सरेंडर किया है और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पहले ही उन्हें मिल चुकी थी और इस वक्त आज वो वहां कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किए। तो आर.के. आनंद ने आज सरेंडर किया राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।